नमस्कार। अल्ताफ अहमद आजमी साहब फरमाते हैं एक शेर के अंदर कि सब है हासिल मगर खुशी तो नहीं, सांस लेना ही जिंदगी तो नहीं। सवाल ये आता है कि क्या सांस लेना और उसे छोड़ देना, क्या यही ज़िंदगी है? सांसों के आने जाने के बीच में जो आता है, सिर्फ यही सिलसिला ही ज़िंदगी कहा जाता है, या ज़िंदगी के कुछ और भी मायने हैं? अगर सांस लेना और सांस छोड़ना ही ज़िंदगी है, तो बाकी फिर आदमी भागदौड़ करता क्यों है? क्यों वो दुख समझता है, क्यों वो सुख समझता है, क्यों वो कभी उठता है और कभी डूब जाता है? आज ज़िंदगी के कुछ ऐसे ही गहरे मायनों को हम समझने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए ज़रूरी था एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाया जाए, एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित किया जाए जो हमारा मार्गदर्शन कर सके और हमें बता सकें कि किस तरह से ये सब चीज़ें होती हैं। तो चलिए आज हम स्वागत करते हैं हमारे साथ में एक अद्भुत शख्सियत है जो हमें बताएंगे कि ज़िंदगी है क्या, खुशी के मायने क्या हैं, और किस तरह से अगर वो हमारी ज़िंदगी से छूट रही है तो हम वापस उसे पकड़ के अपने ज़िंदगी के अंदर लेकर आ जाएं। तो चलिए स्वागत करते हैं एक खुशी से सरोबार ऐसे ही शख्सियत का। से कि खुशी का वो रहस्य जो बताएगा कि ज़िंदगी में तकलीफ़ें भी अगर आपकी आ रही हैं, तो आप उनसे कैसे निजात पा सकते हैं और उनसे आगे निकलते हुए कैसे खुद को एक मुकम्मल इंसान बना सकते हैं। तो चलिए हम इसी की तरफ रुख बढ़ाते हैं। तो स्वागत करते हैं सबसे पहले हमारे साथ जुड़ी हुई हमारी आज की अतिथि का। बहुत-बहुत हार्दिक अभिनंदन, आभार अनघा जी कि आज आप पुनः हमारे साथ में हैं और हमारा निमंत्रण स्वीकार करके हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपने अपने अति व्यस्त समय में से समय निकाला। आपसे मिलने के लिए हमारे दर्शक भी उतावले हुए जा रहे हैं, सवाल भी भेजने शुरू कर दिए उन्होंने। दर्शकों, वैसे तो अनघा सोंडे जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन एक होस्ट के नाते मैं बताने की इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से कि अनघा सोंडे जी हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ी हुई हैं और ये द निर्वाणा ग्रुप के फाउंडर और सीईओ हैं। साथ ही साथ में मेंटल हेल्थ प्लेटफॉर्म है जो माइंड मैटर्स, ये उसकी भी निदेशक हैं। अनघा जी पेशे से कहें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, मगर पैशन की अगर मैं बात करूं तो ये एक सर्टिफाइड लाइफ कोच हैं। इन्होंने अपनी एक कॉन्सेप्ट शुरू की, आई रोमांस। ये उसके फाउंडर भी हैं, साथ ही साथ जिसका अर्थ होता है कि खुद से हम मोहब्बत किस तरह से करें। हम दुनिया जहां से मोहब्बत करते हैं खुद को भूल जाते हैं, तो ये उसी में सिखाती हैं कि इस भाग दौड़ में खुद को हम कैसे तरोताजा रखें और कैसे खुद से मोहब्बत करें। जब खुद से मोहब्बत होगी तो जाहिर सी बात है दूसरों से भी हम प्यार लौटा पाएँ, क्योंकि इंसान वही दे पाता है जो उसके पास में होता है। अनघा जी एक बेहद उम्दा बेली डांसर हैं, ये कर्नाटिक क्लासिकल सिंगर भी हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल स्विमिंग कोच चैंपियन भी रही हैं, साथ ही साथ में बैडमिंटन चैंपियन भी रही हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से बहुमुखी प्रतिभा की धनी अनघा सोंडी जी हैं। तो ऐसी ही शख्सियत हमें बता सकती है कि किस तरह से ज़िंदगी में खुशी हम लोग हासिल कर सकते हैं। अनघा जी, पहला सवाल मैं लूँ उससे पहले मुझे एक शेर याद आता है कि सुनते हैं खुशी भी है ज़माने में कोई चीज़, हम ढूँढते फिरते हैं, किधर है ये, कहाँ है? तो खुशी, हैप्पीनेस जिसको हम लोग बोलते हैं, आखिर ये है क्या? कहाँ मिलती है? इसकी शक्ल और सूरत, इसके आयाम कैसे होते हैं? उसके ऊपर थोड़ा-सा प्रकाश डालिए प्लीज़। सवाल ये है कि खुशी क्या है? तो जब हम कुछ करते हैं या फिर कुछ सोचते हैं, हमें एक सेंस ऑफ जॉय मिलता है, एक सेंस ऑफ कंटेंटमेंट, सैटिस्फैक्शन मिलता है, वो खुशी होती है। लेकिन जब हम ऐसा लगता है कि चलो हम ये करके हम खुश हुए, तो कुछ और करके और खुश हो जाएँगे और खुश हो जाएँगे। तो आवर गोल इन लाइफ मस्ट बी ऑलवेज़ टू बी हैप्पी, नेवर टू बी सैड। अगर हम सैड हुए भी, तो हमें ये सोचना चाहिए कि चलो मैं अभी सैड हुआ हूँ, मैं हैप्पी कैसे रहूँ? तो ऐसा सोच के लाइफ में आगे बढ़ने का ही प्लान बनाना चाहिए। हमारा गोल्स, हमारा ड्रीम्स, जो भी हमको एम्बिशियस रहना चाहिए और खुशी के तरफ ही बढ़ना चाहिए। सो खुशी इज़ अ स्टेट ऑफ जॉय, इज़ अ स्टेट ऑफ कंटेंटमेंट एंड पीस।
सुनाई नहीं दे रहा सुनील जी। आवाज हाँ, अभी नहीं आ ठीक है, रही? अभी ठीक। ठीक है। तो मतलब खुशी सारी बात निर्भर करती है हमारी सोच के ऊपर कि हम सोचते किस तरह से हैं। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो वही सोच दुख का कारण बन जाता है, और अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो वही सोच खुशी की वजह बन जाती है। बहुत बड़ी बात आपने हमें सामने रखी कि सारी बात सोच के ऊपर निर्भर है, तो इन खुशी को कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। खुशी आपके भीतर है, आपकी सोच में। आप उसे सही ढंग से समझिए, खुशी आपके कदमों में होगी। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है कि ये हैप्पीनेस है, इसे हम एब्सोल्यूट माने या रिलेटिव माने? ये क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? एब्सोल्यूट बोले तो सबको जब खुशी होती है तो एब्सोल्यूट होता है, रिलेटिव बोले तो खुद को जब खुशी होती है तो रिलेटिव होता है। लेकिन जब हैप्पीनेस की बारी आती है ना, तो जिस चीज से मुझे खुशी मिलती है जरूरी थोड़ी है कि किसी और को भी उसी से खुशी मिलती है, नो। तो हैप्पीनेस इज ऑलवेज रिलेटिव, और रिलेटिव ही होना चाहिए, क्योंकि हमारा गोल्स, हमारा ड्रीम्स सभी हमको खुशी देने वाली होती है, दूसरों को नहीं। तो हैप्पीनेस इज ऑलवेज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। जी, 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 बड़ी बात है कि यानी हैप्पीनेस सारी की सारी हमारे ऊपर निर्भर करती है, दूसरों पर निर्भरता उसकी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल जब आप हम बढ़ ही रहे हैं, तो किस तरह से हम लोग खुद को खुश रख सकते हैं? कैसे एक खुशनुमा ज़िंदगी हम लोग जी सकते हैं? इसके ऊपर भी थोड़ा-सा प्रकाश डालिए प्लीज़। इसमें ना 3 टाइप की खुशी है। वन इज मटेरियलिस्टिक, वन इज इमोशनल, वन इज स्पिरिचुअल। तो मटेरियलिस्टिक गोल्स क्या होती है? जैसे मैं घर खरीदूं तो मैं खुश रहूंगा, मैं गाड़ी खरीदूं तो मैं खुश रहूंगा, मैं आइसक्रीम खाऊं तो खुश रहूंगा। तो समथिंग दैट यू कैन मेजर, क्वांटिफाई, सो दैट इज मटेरियलिस्टिक। इमोशंस, अगर 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 मैं अपने बच्चे के शक्ल पे हंसी देखूं तो मुझे खुशी मिलेगी, अगर मैं अपनी बीवी को खुश रखूं तो मुझे खुशी मिलेगी। दूसरों के इमोशंस से हमारा इमोशन जब खुश होता है, दैट इज इमोशनल टाइप ऑफ हैप्पीनेस। लास्ट वन इज स्पिरिचुअल। अगर मैं मेडिटेशन करूं 1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए, चाहो तो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, तो मुझे पीस ऑफ माइंड मिलेगा। अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की पुस्तक पढूं या फिर साइकोलॉजी के पुस्तक पढूं, अपना नॉलेज बढ़ाऊं, अपना स्पिरिचुअल क्वोशंट बढ़ाऊं, तो तभी मुझे खुशी मिलेगी। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस, वन इज स्पिरिचुअल, वन इज इमोशनल, एंड वन इज मटेरियलिस्टिक। तो यानी दोनों तरह की बातें यहाँ पर हैं। अच्छा अनघा जी, फिर ये जो अगला सवाल मैं लूँ, उससे पहले हमारे दर्शकों के बहुत सवाल आने लग गए हैं, तो मैं उनसे भी, हमारे साथ सुभाष जी जुड़े हुए हैं, श्री रघु जुड़े हुए हैं, धनानंद जी जुड़े हुए हैं, कीर्ति देसाई जुड़ी हुई है, शालिनी जोशी जी जुड़ी हुई हैं। इस तरह इन्होंने अपने कमेंट भी डालने की कोशिश की। अच्छा, एक सवाल ये नहीं लिखे, सुभाष जी लिख रहे हैं, थैंक यू फॉर टेकिंग सच ए गुड टॉपिक, हैप्पीनेस फॉर मी इज व्हेन यू नो योर गोल इन लाइफ, सो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड आवर ड्रीम्स एंड गोल इन आवर लाइफ। अच्छा, इनके लिए ये है कि इनको जब पता चल जाए कि सब मेरी ज़िंदगी का गोल ये है, मकसद ये है, तो वही मेरी खुशी है। तो अब आप उन्हें ये बताइए अपने ड्रीम को कैसे फुलफिल कर सकते हैं, कैसे अपने गोल को हासिल करें, उसके ऊपर भी बताइए। क्योंकि गोल हासिल नहीं हुआ, जाहिर सी बात है, फिर खुशी आएगी कहाँ से? तो इधर देर आर 2 थिंग्स, वन इज ड्रीम एंड वन इज गोल। तो ड्रीम क्या होता है कि मुझे पीएम बनना है, मुझे इलेक्शन में खड़ा होना है, या फिर मुझे सॉफ्टवेयर, अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। सो दैट इज द ड्रीम, बड़ा सा होता है ड्रीम, तो बड़ा होता है। टुकड़े टुकड़े में गोल होता है। अभी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पहले एंट्रेंस एग्जाम लिखना चाहिए, दैट इज गोल नंबर 1। मुझे कंप्यूटर की पुस्तक पढ़नी चाहिए, गोल नंबर 2। मुझे कंप्यूटर खरीद के कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करना चाहिए, दैट इज गोल नंबर 3। फिर ड्रीम बड़ा होना चाहिए, यू हैव टू ऑलवेज ड्रीम बिग, थिंक बिग। लेकिन गोल्स, हाउ टू रीच दैट ड्रीम, ऐसे। तो how, when you have identified what you want in life, see, so many people they don't know what they want in life, उनको नहीं पता कि उनकी लाइफ में उनका मकसद क्या होता है। लेकिन अगर तुमने ये खोज लिया कि मेरा जीने का मकसद ये है, जी मेरे ही एग्जांपल ले लो, मेरा जीने का मकसद है एज अ लाइफ कोच आई वांट टू हेल्प पीपल, क्योंकि जब उनके वजह से मैं खुश होती हूँ तो मुझे और खुशी मिलती है, मेरी वजह से जब वो खुश होते हैं तो मुझे और खुशी मिलती है। तो माय गोल इज टू हेल्प पीपल। नाउ मैं कैसे हेल्प करूं? ऐसे कि जैसे शोज करूं, फिर क्रेडिट टीवी के साथ शोज करूं, या फिर ब्लॉग्स लिखूं, पुस्तक लिखूं। तो हाउ आई अचीव इट इज द गोल, बट द ड्रीम इज टू हेल्प पीपल। बहुत सुंदर बात ने कही है कि गोल में और ड्रीम में बड़ा फर्क है। तो कहीं ना कहीं गोल, अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि हम लोगों की सहायता कर सकें और उनके काम आ सकें। क्योंकि अल्टीमेटली हमें सारी सारी चीज़ें वो यहीं की यहीं छूट जानी हैं, जो बातें रह जानी हैं वो आपके काम, आपकी वो सहायता जो आपने लोगों की है।
आपकी बात सुन के एक सवाल जो ज़हन में आ रहा है, सवाल के साथ-साथ में शेर भी मेरे ज़हन में आ रहा है, जो आयशा अय्यूब ने फरमाया है कि खुशी में यूँ इज़ाफ़ा कर लिया है, बहुत सा गम इकट्ठा कर लिया है। एक सवाल आता है मेरे ज़हन के अंदर कि बहुत सारे लोग, अक्सर हम ये देखते हैं कि जो लोग हँसते ज़्यादा, मुस्कुराते ज़्यादा रहते हैं, उनके पीछे अपनी तकलीफ़ छिपी होती है। और ये कहा भी जाता है कि क्या गम, वो एक कोई गज़ल है उसके अंदर भी कि क्या गम है जो छिपा रहे हो, इतना जो तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो तुम छिपा रहे हो। तो ऐसे लोग जो ज़्यादा मुस्कुराते रहते हैं, खुश दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके पीछे, उस हँसके के पीछे बहुत सारा गम, तकलीफ़ भी छिपी हुई मिलती है। ऐसा क्यों होता है? जब गम होता है तो सहन शक्ति भी आ जाती है। तो हम कितनी देर तक गम में रहे? 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीने, कितनी देर तक गम में रहे? लेकिन जब भी वो गम डिप्रेशन में बदल जाता है ना, तो लोग हँसना भूल जाते हैं। लेकिन जो लोग हँसने के रूबरू होते हैं ना, वो इतना ज़ोर से हँसते हैं, इतना ज़ोर से हँसते हैं कि उनको लगता है कि वो गम का पॉइंट जो टच हो रहा है ना, वो एस्केप हो रहा है। तो दे वांट टू एस्केप द पेन, तो इसलिए वो लोग ज़ोर से हँसते हैं। जो आप देखा जाए तो जो लोग ऐसे एनर्जी डाल के हँसते हैं, उनके लाइफ में बहुत कम होता है। दे हैव अ लॉट ऑफ इनर डीमंस दैट दे आर फाइटिंग। सो वी शुड नेवर जज अ पर्सन बाय बाय हिज वे ऑफ वर्किंग और व्हाटएवर, क्योंकि उनके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है जो हमें नहीं पता। तो दैट इज व्हाई people who laugh a lot are mostly the people who are the most saddest people. यानी आप ये कह रहे हैं कि उस वजह से कि वो अपने गम को छिपाने के लिए, अपनी बातों को झुठलाने के लिए उन्हें लगता है कि ज़ोर से हँसेंगे, दम लगाकर हँसेंगे तो कहीं न कहीं उनका जो गम है, जो तकलीफ़ है वो दब जाएगी। उसको दबाने के लिए वो इस तरह का व्यवहार अपनाते हैं। बड़ी बात है कि उन चीज़ों को दबाने के लिए वो हँसते हैं, ना कि उसे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो कहीं न कहीं खुद के खिलाफ ये साज़िश है कि हम जितना उसे दबाएँगे, एक दिन तो ज्वालामुखी बनकर फटेगा ही। और ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हमें देखने को मिले हैं कि जो लोग ज़्यादा मुस्कुराते रहे हैं, वो उन्होंने सुसाइड कर लिया है। इस तरह की जो बातें, घटनाएँ हम लोग हमारे आस-पास के माहौल के अंदर कहें या बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ में हमें देखने को मिली है। और हमें बड़ा अंत में आश्चर्य होता है, अफ़सोस होता है कि ये कैसे संभव हुआ? इस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, ये डिप्रेशन झेल रहा था, ये कैसे संभव हुआ? ऐसे ही रॉबिन विलियम्स, जो कि बहुत बड़े कॉमेडियन हुए हैं, उनके साथ में ऐसा हुआ था, किसी ने सोचा नहीं था कि वो एक दिन सुसाइड कर लेंगे। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उस घटना को लेके क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के जो कई कॉमेडियंस वगैरह होते हैं, जो हास्य कलाकार होते हैं, वो भी सुसाइड बहुत अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? रॉबिन विलियम्स या दूसरे जो भी कॉमेडियन है, उनका जॉब है कि लोगों को हंसाना। लेकिन जब लोगों हंसना एक जॉब बन जाता है ना, तब उस जॉब से खुशी मिले या ना मिले, ये उस पर डिपेंडेंट होता है। क्योंकि मेरा जॉब है लाइफ कोच या फिर मेरा जॉब है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अगर उस जॉब से मुझे खुशी नहीं मिल रही है तो गम ही गम, गम ही गम। और गम कितना ऊपर ऊपर अक्यूमुलेट होके डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज ऐसा आ जाता है। बट फिर भी इन स्पाइट ऑफ द डिप्रेशन, इफ योर जॉब इज टू लाफ, वो फोर्स्ड लाफ होता है। ऐसा नहीं कि दिल से हंस रहे हैं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनका जॉब है हंसाना। तो इफ 1 second, इफ डिप्रेशन इज नॉट हील्ड एट द राइट टाइम, तो वो बुरा बन जाता है और लोग सुसाइड कर ही लेते हैं। जो बोलते हैं वो सुसाइड नहीं करते, जो नहीं बोलते वो सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन जब तुम डिप्रेशन के शिकार होते हो, एंड दैट टाइम यू हैव टू हील योरसेल्फ, यू हैव टू कंसल्ट अ लाइफ कोच और अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकियाट्रिस्ट, गो टू अ डॉक्टर, हील योरसेल्फ, एंड देयर इज हेल्प, देयर इज होप। सुसाइड इज नॉट द सॉल्यूशन। बड़ी बात है। यानी ये कोई समाधान नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इसकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे सवाल हमारे साथ में आने लग गए हैं। मुझे लगता है कि मुझे जो दर्शकों के सवालों को भी लेना चाहिए। एक शालिनी जोशी जी हैं, उन्होंने अभी हम रिलेटिव और जिस तरह से बात कर रहे थे कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव खुशी के लेके बात करें, उसको लेके सवाल पूछा है। ये पूछने के पर निगाह जी, ऐसा नहीं कि अगर हम लोग रिलेटिव खुशी रखेंगे तो क्या हम स्वार्थी नहीं हो जाएंगे?
सी इंग्लिश में बोलते हैं मैन इज सेल्फिश, और कुछ हद तक मैन हैज टू बी सेल्फिश। अगर हम अपनी खुशी देखेंगे, हम खुद के टेक केयर करेंगे, दूसरे उनके खुशी देखेंगे, उनका टेक केयर करेंगे, तो इस हद से सब लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे एंड सोसाइटी विल बिकम अ वेरी पीसफुल प्लेस टू लिव इन। ऐसा नहीं है कि मैं बस अपना खुशी देखूं, दूसरों पे गोली मारूं। नो, मैं अपने लाइफ में खुश हूँ, मैं खुद का टेक केयर कर रही हूँ, वो अपने लाइफ में खुश है, वो खुद की टेक केयर कर रहा है, और साथ में हम दोनों खुश हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि पहले जब हम खुद को प्रसन्न रखेंगे, खुद को खुश रख पाएंगे, तब हम कुछ दूसरों को दे पाएंगे। तो वो हाँ। खुद खुश नहीं है, हमारे पास वो खुशी नहीं है, तो हम दूसरों को देंगे कहाँ से? जब आप खुश हैं, आप प्रसन्न हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप दूसरों को भी दे सकते हैं। अच्छा, इसी बात को लेके मुझे आपका जो आई रोमांस वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँ, आखिर ये है क्या? किस तरह से आप काम करते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन करें प्लीज। सी आई रोमांस मीन्स आई रोमांसिंग माई सेल्फ, मैं खुद को रोमांस कर रहा हूँ। जैसे कि मैं जब आईना देखती हूँ, सुबह जब उठती हूँ आईना देखती हूँ, मैं बोलती हूँ आई लव यू अनागा। तो मैं खुद से इतना प्यार करती हूँ कि मैं खुद, आई टेक केयर ऑफ माई स्किन, आई टेक केयर ऑफ माई हेयर, आई टेक केयर ऑफ माई ड्रेसिंग। खुद को लाइफ में प्रायोरिटी बनाओ, खुद से प्यार करो, और जिंदगी जीने के लिए किसी और की सहारे की जरूरत बिल्कुल नहीं है, खास करके प्यार के लिए। जब हम खुद से इतना प्यार कर लेते हैं ना कि लोग अपने आप हमारी तरफ खींच के आते हैं कि मुझे तेरे साथ रहना है, मुझे तेरे संगत में रहना है। तो द पॉइंट इज, you have to fall in love with yourself first. You have to fall in love with your God. भगवान से प्यार करो। अभी किससे प्यार करो? श्री कृष्ण से प्यार करो। ऐसा जब तुम रोमांटिक गाने सुन रहे हो तो श्री कृष्ण को याद करो। तो दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सोल। श्री कृष्ण इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सोल। तो यू शुड मेक योर सेल्फ अ प्रायोरिटी इन योर लाइफ। अपना कंफर्ट जोन के अलावा कुछ भी मत करो। take challenges, be comfortable fighting those challenges, but don't stress yourself so much that you lose your peace of mind. ऐसा नहीं होना चाहिए। कंफर्ट जोन में रह के जो तुम कर सकते हो खुद के लिए करो, बट when you take care of yourself, when you are happy yourself, खुद को आगे डालो, put yourself forward in everything, तब life you will see a sense of peace will come, a sense of contentment, happiness will come, that you will get a good night's sleep, you will feel very happy from the inside, you will feel peace of mind. बड़ी अच्छी बात कही। अच्छा, एक हमारी साथ में कल्पना जी जुड़ी हुई, कल्पना कानोड़िया जी भी आपसे एक सवाल लेना चाह रही हैं। ये कह रही हैं कि आजकल जो कहीं न कहीं आदमी सेल्फ लव तो कर ही रहा है, और शायद उसी वजह से समाज में कहीं सोसाइटी के अंदर इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, तो उसके बावजूद भी ये सुसाइडल अटेम्प्ट की बात करें, डिप्रेशन की बात करें, ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं? तो शायद अब हम लोग उतनी परवाह नहीं करते जितनी कि पहले अपने पेरेंट्स से कहें या सराउंडिंग से कहें, आज हम सोचते हैं कि हमारी खुशी क्या है, हम उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, इस बात से कम सोचते हैं कि दूसरों को इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। उसके बावजूद भी सुसाइड, डिप्रेशन वगैरह बढ़ते जा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा बॉडी एक टेम्पल है, जो हम इनपुट डालेंगे वो ही हमको आउटपुट मिलेगा। अगर तुम अपने माइंड को नेगेटिव 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 थॉट्स दे रहे हो ना, तो ऑब्वियसली सुसाइड, डिप्रेशन होगा। लेकिन सेकंड बात तो ये है कि लोगों को हीलिंग के बारे में नहीं पता। हमको हीलिंग अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए। जैसे कि वी आर द लाइफ कोचेस, वी आर द साइकोलॉजिस्ट, वी आर द साइकियाट्रिस्ट, सो वी शुड रीच आउट टू पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। सिमिलरली पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन मस्ट कम टू अस। ठीक है, तो वी आर नॉट गोइंग टू गिव अप ऑन यू, वी आर देयर टू हेल्प यू। तो थर्ड बात यह है कि आजकल का फूड भी बहुत टॉक्सिक होता है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड वगैरह ज्यादा है। तो बिकॉज ऑफ दैट नेचुरली हमको नेगेटिव थॉट्स आ ही जाते हैं। इफ यू सी, बिफोर ऑल्सो देर वॉज आवर एंसेस्टर्स, आवर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, दे ऑल्सो हैड डिप्रेशन, बट दे नेवर कमिटेड सुसाइड, क्योंकि उस जमाने का फूड वैसा था। आज जमाने का फूड बहुत फास्ट फूड बोल के लोग ना नेगेटिव ही फीड करते हैं। तो फूड की बात अलग है, माइंड वाला फूड, you have to feed positive thoughts always meditate for some time, be at peace of mind, start writing a diary, feelings को express करो, खुद को दबाओ मत, खुद से प्यार करो, make yourself aware,
that people are there to help you. ऐसे नहीं कि मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा, मैं बेचारी हूँ, मेरा कोई भी मेरे साथ कोई नहीं है, चलो मैं सुसाइड कर लेती हूँ. नो, people want you, people love you, we are there for you. So depression and suicide is definitely increasing, but at the same time mental health importance awareness is also increasing. Come to us, we will definitely be there for you. बड़ी बात है। कहीं हमेशा खुद को अपने आप जज कर लेना भी उतना ठीक नहीं होता कि आपने सारी परसेप्शन गढ़ ली हो, पता नहीं उन परसेप्शन गढ़ते वक्त, सोचते वक्त आपके हालात क्या रहे हो, सोच क्या रहे हो। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि जब कहीं उलझन से महसूस हो तो किसी समझदार व्यक्ति से सलाह मशवरा भी कर लिया जाना चाहिए। हाँ, लेकिन हम इसका मतलब ये भी नहीं कह रहे हैं कि दूसरों की सलाह के लिहाज से आप चलें। सोच रहे हैं आपका अंतिम फैसला कहीं आपका खुद का ही होना चाहिए, लेकिन सलाह मशवरा कर लेना भी ठीक होता है। कहते हैं ना, सूझे से बूझा भला वाली स्थिति होती है, उसके ऊपर कल्पना जी सही। और एक बात मैं कहना चाहूंगी इधर कि नथिंग इज सो बिग दैट इट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड. कुछ भी नहीं है. एक रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा तो अगर यू आर लूजिंग योर पीस ऑफ माइंड और हैप्पीनेस बिकॉज ऑफ अ बैड रिलेशनशिप, क्विट द रिलेशनशिप. यू आर मोर important. If some educational degree or certification is not working for you, leave it. There are other options. Do it. See, most of the suicides and depressions happen only because of relationship issues. If you see, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, मेरे बीवी ऐसी है, मेरा पति ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा है, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी बॉयफ्रेंड. Okay, work it out, communicate. इसके बावजूद भी if you are not finding a solution, it's better to quit that relationship. ऐसे उसने मुझे छोड़ दिया, मेरे प्यार में फेल हो गया तो सुसाइड कर लो. नो, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन. लव exists and it exists within you. God loves you, we all love you. End of a relationship is not the end of life. So suicide is definitely increasing, but we can address it. बड़ी बात कही है कि जब किसी रिश्ते में आपको घुटन होने लगे तो उस रिश्ते को ही छोड़ देना ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि आप अपनी ज़िंदगी को छोड़ देने की कोशिश करें, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी मुश्किलों से मिलती है और इस ज़िंदगी को हम इतनी आसानी से, इतनी सरलता से अगर यूँ छोड़ देंगे तो आप मान के चलिए कि हमारी सारी मेहनत, सारी कोशिशें सिर्फ हमारी नहीं, उस कायनात की भी, जिसने हमें यकीन करके इसके ये जिस्म दिया, ये जान दी, ये दिमाग दिया और ये शरीर दे के हमें इस दुनिया में भेजा, वो सारी चीज़ें व्यर्थ हो जाएंगी. तो हम अपने ही साथ अगर ऐसा अटेम्प्ट कोई करते हैं तो ना केवल खुद को बल्कि आसपास के माहौल को भी बड़ा अयोग्य साबित करते हैं. तो ऐसा नहीं करना चाहिए. हमें खुद पर विश्वास जताना है, दूसरों के ऊपर भी विश्वास जताना है, तभी हम अपने जीवन के अंदर और दूसरों के जीवन के अंदर खुशी लेकर आ सकते हैं. अनका जी, एक सवाल और भी हमारे साथ में आ रहा है. रघुरमन जी हमारे साथ जुड़े हुए, ये कह रही हैं आइसोलेशन को कैसे दूर किया जाए. कोविड के बाद मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम में यही लग रही. आइसोलेशन हो गया, कहीं ना कहीं फिजिकल आइसोलेशन था, फिर मेंटल आइसोलेशन हो गया. तो आप क्या कहेंगे, आइसोलेशन का दिमाग में कहीं घर कर जाता है तो उससे कैसे अपने आप को बचाएं? आइसोलेशन या फिर लोनलीनेस जो बोलते हैं ना, तो हाउ यू कैन गेट रिड ऑफ इट. सी, जब मैं भीड़ में होता हूँ तभी भी मुझे लोनली फील हो सकता है. जब मैं अकेला होता हूँ तभी मुझे लोनली फील नहीं होता. सो द थिंग इज यू हैव टू कीप योर माइंड ऑक्यूपाइड. जैसे कि इफ आई टेक इट फ्रॉम अ स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, कोई स्पिरिचुअल मंत्रा जप करो, लाइक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. इससे हमें पीस ऑफ माइंड मिलेगा. इफ आई सी फ्रॉम अ मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, डेवलप न्यू हॉबीज बाय योरसेल्फ. गिटार बजाना सीखो अकेले अकेले, या फिर गाना गाना सीखो अकेले अकेले. चलो यूट्यूब पे इतने सारे कोर्सेस है, कोर्सेस कर लो, या फिर यूडेमी पे जाके जो भी कोर्स है, आर्ट का कोर्स है या फिर कैमरा का कोर्स है, जो भी कोर्स है ऑनलाइन, स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ, नो हाउ टू हील योर सेल्फ. ठीक है, तो मोटिवेशन देख लो, गूगल करो सेल्फ मोटिवेशन एंड ऑल दैट. सो ऐसे सभी व्हेन यू स्टार्ट रीड अ सब्जेक्ट दैट इज नॉट नोन टू यू. जैसे कि मैं लाइफ कोच हूँ, मैं साइकोलॉजी के बुक्स पढ़ती हूँ, तो व्हेन आई हैव टू रीड समथिंग दैट इज, ये तो मुझे पता ही है, साइकोलॉजी तो मुझे पता ही है, इससे मुझे पढ़ के क्या बहुत बड़ा बनूंगा, तो आई विल नॉट रीड साइकोलॉजी, आई विल रीड फिक्शन, आई विल रीड साइंस फिक्शन, I will read detective stories. So start a hobby that is outside your domain. ठीक है, तो कुछ नया सीखो, तो इंटरेस्ट बना के रखो लाइफ में. लाइफ बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर है, बहुत कलरफुल है, सीखने को बहुत कुछ है. something is affecting you internally, externally. Don't get so impacted by that you screw your head. No, you have to retain your peace of mind. Khushi is the goal of life.
इस चीज से अगर तुम्हें खुशी नहीं मिल रही है तो फाइंड अनदर रोड। ऐसा नहीं है कि उसी रोड पे तुम यू कीप डिगिंग 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 डिगिंग, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। if you have gone on one road and it is not giving you happiness, you have tried your best, stop there, find another alternative. So बड़ी बात है कि this is the way you get rid of loneliness, isolation and all that. बड़ी सुंदर सी बात कही कि जो मंजिल मिलने मुश्किलें हों तो रास्ते बदलते हैं, मंजिलें नहीं बदलते। मंजिल तो वही रहनी चाहिए, खुशी अल्टीमेट जो गोल हम वही रहना चाहिए। अगर रास्ता अगर समस्या कर रहा हो, अगर वो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा हो, बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ हो, तो आप उस रास्ता बदल दीजिए। एक बार अपने आप को एकांत में लेकर जाइए, सोचिए समझिए कि कहाँ चूक कहाँ हो रही है, कहाँ समस्याएं हो रही हैं, तो आप बेहतरी की तरफ सोच पाएंगे, समझ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे एक सवाल और रामाकृष्ण जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उन्होंने पूछा कि हाउ कैन आई ब्रिंग दिस इनसाइड माई सेल्फ दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई पेन, नो वन इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज एवरी टाइम आई एम ब्लेम अदर फॉर द प्रॉब्लम इन माई लाइफ। बड़ा सुंदर सवाल है, बड़ा निर्भीक सवाल भी। अक्सर हम लोग अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं कि उसकी वजह समस्या, उसकी वजह से समस्या है, जब हम जानते हैं कि हर बार हर समस्या दूसरों की वजह से नहीं होती। बहुत सारी समस्याओं की वजह खुद हम भी होती हैं, और शायद हर समस्या की वजह हम खुद ही होते हैं, हमारी कमजोरियां होती हैं। क्योंकि एक ही हालात, एक ही स्थिति एक दूसरे व्यक्ति को सामान्य लगती है, जबकि दूसरे व्यक्ति एक किसी अन्य व्यक्ति को बड़ी समस्या के रूप में नजर आती है। तो ये आपकी सोच, आपकी कमजोरी के ऊपर निर्भर करता है कि आप देखते किस तरह से हैं। तो अनघा जी क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? बहुत सुंदर सवाल है। जब प्रॉब्लम लाइफ में आती है तो खुद के बस आई एम नॉट सोलली रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, दूसरों भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इट्स नॉट जब एक बंदा होता है तो पीस ऑफ माइंड होता है, जब दो बंदे होते हैं तो पॉलिटिक्स होता है। तो इट इज लाइक दैट। तो प्रॉब्लम जब आती है तो बस मेरी वजह से नहीं आती, इट कम्स बिकॉज ऑफ अनदर पर्सन ऑल्सो। नाउ हाउ डू यू थिंक आई एम सोलली रेस्पॉन्सिबल फॉर द पेन इन माई लाइफ? फर्स्ट हीलिंग टेक्निक इज थिंक दैट यस I have got this pain in my life, how to heal it? इसको heal करके हम आगे कैसे बढ़े? इसको मतलब दबाना नहीं है, उसको heal करना है। If I have inner pain, if I have pain inside me, I have to heal that pain and move forward. बस सीख के आगे जाना है, और जो सीख हमें मिली है उसको अप्लाई करना है। सेकेंड बात यह है कि अगर वो प्रॉब्लम दूसरों की वजह से करा हो तो ब्लेम दैट पर्सन, तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है। इससे दिल हल्का होता है। मेरे वजह से तो नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ है। दोष दे दो, देने में कोई हरकत नहीं है। आई एम श्योर ऑफ माई सेल्फ, मेरी वजह से तो नहीं हुआ ना, तेरी वजह से तो हुआ ना। चलो आप सॉल्व करते हैं, दोनों मिलके सॉल्व करते हैं। कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं? दोनों हिस्सेदार है उसकी, दोनों हिस्से। बड़ी अच्छी बात है कि तो रामकृष्ण जी आपको ये भी नहीं सोचना चाहिए, जैसे कि हमारे साथ अनघा जी कह रही हैं कि हर समस्या के जिम्मेदार एक व्यक्ति खुद भी नहीं हो सकता, सभी परिस्थितियां उसके अंदर जिम्मेदार होती हैं, लोग आसपास में होते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ मिलाने जरूरी होते हैं। हाँ, बस एक का जरूर ज्यादा हो सकता है, एक का थोड़ा कम हो सकता है, ये बातें हो सकती हैं, लेकिन सभी समस्याओं की जिम्मेदारी खुद को नहीं लेनी चाहिए। तो ऐसा मत सोचिए कि सारी समस्याओं की जिम्मेदारी आपके ऊपर ही है। हाँ, कमजोरियां अगर आपको अपने अंदर नजर आती है तो आप कमजोरियों को एक एक करके दूर करिए, समझिए। और जैसा कि अनघा जी ने कहा कि जब लगे कि बहुत ज्यादा ओवरबर्डन हो गया है तो सामने वाले से कह दीजिए कि हाँ, इस सारी समस्या की वजह अकेला मैं ही नहीं हूँ, आप भी हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इसको सुलझाना चाहते हैं, तो आइए बैठिए, बात करते हैं और समस्या को सुलझाते हैं। क्योंकि बड़ी बात यह है कि आप समस्याओं को सुलझाते हैं या उन्हें आगे खींचते हुए चले जाते हैं, सिर्फ बड़े बनने के नाते कि नहीं मैं तो अच्छा हूँ, मुझे अच्छा हूँ तो मुझे कोई बुरा ना करे, इसके लिए मैं इस समस्याओं को अपने सिर ही लिए रखता हूँ। एक सवाल और आया है, समय तो हो चुका है लेकिन फिर भी मुझे लगा है कि सवाल मैं ले ही लूँ। बड़ा अच्छा सवाल है, पूछ रहे अनघा, आई हैव अ पर्सनल क्वेश्चन। If we already know that we can't always be happy with this family members because whenever we try to solve some bad happens, that what to do? क्या किया जाए? जब आपको लग रहा है आप किसी व्यक्ति के साथ में हो और उसके बार बार हम ठीक करने की कोशिश करते हो लेकिन फिर स्थितियां बिगड़ जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में ये क्या करें? अगर उस स्थिति में फैमिली मेंबर्स हो तो आप ये कर सकते हो कि पहले यू कैन ट्राई, कोशिश तो कर सकते हो। चलो एक बार कोशिश किया, 2 बार कोशिश किया, 3 बार कोशिश किया, 10 बार कोशिश किया, कुछ भी हल नहीं हो रहा, तो सेकंड सॉल्यूशन इज टू इग्नोर।
चलो इग्नोर मार लेते हैं, वो भी हल नहीं हुआ तो मैं अपने खुद का लाइफ का सिचुएशन बताती हूँ। जब मेरे मम्मी पापा भी मेरा वैल्यू नहीं कर रहे थे तो मैंने बहुत कोशिश की, 5 साल कोशिश की उनको समझाने में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मैंने बैग पैक करके पेइंग गेस्ट में रहना शुरू कर दिया। मम्मी पापा को अकल आ गया, 6 महीने बाद मेरे को घर वापस वेलकम कर दिया, बस। हाँ, यू हैव टू टीच देम अ लेसन, यू हैव टू, तुम्हारी भी वैल्यू होती है फैमिली में और लोगों को इसकी एहसास होनी चाहिए। दे शुड नॉट टेक यू फॉर ग्रांटेड, दे शुड नॉट टेक यू फॉर ग्रांटेड। तो make जी them realize your value, have a demanding tone, have a commanding tone, and you have to get things done। उससे प्यार करो, लेकिन वो अगर वो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा तो इग्नोर मारो यार। इफ दैट इज ऑल्सो नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम देन जस्ट क्विट फॉर सम टाइम, टेम्पररीली क्विट करो, बाद में वापस आ जाओ। चलिए तुषार जी, आपके इस जवाब से बड़े संतुष्ट है और आपको धन्यवाद भी दे रहे हैं कि आपने इनका जो सवाल का जवाब और इस अच्छे ढंग से दिया। जाहिर सी बात है कि हम किसी व्यक्ति को तभी तक टॉलरेट कर सकते हैं जब तक कि हमारे अंदर का जो स्वाभिमान है उसका कोई नुकसान ना हो रहा हो। हमें अपने स्वाभिमान और अभिमान के बीच का अंतर भी समझना पड़ेगा। अनघा जी जो कह रही हैं उस अंतर को समझते हुए कि आप ऐसा भी नहीं है कि कभी आप अपने अभिमान से बढ़कर और सामने वालों को, परिवारजनों को अहित कर दें। उससे बेहतर ये भी होकर समझें कहीं आप ईगो में हैं या फिर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब चीजें आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को भी क्रॉस करने लग जाएं तो फिर थोड़ा सा वक्त सामने वाले को सोचने का देना जरूरी है कि अब आप थोड़ा विचार करिए, मैं आपको थोड़ा एक स्पेस देता हूँ। वो स्पेस बना लेना भी बेहतर होता है। ऐसे केसेस में हो सकता है कि हम अपने आप को बाहर मूव करें, हम अपने आप को किसी दूसरी चीज की तरफ मूव कर लें, अच्छे से दिल लगाएं, खुश रहें, खेलें, तो उससे भी कहीं न कहीं समस्याओं के समाधान हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनघा जी। आपसे बातें करते वक्त पता ही नहीं चलता कब किस तरह से समय गुजर जाता है। दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, बहुत प्रसन्नताएं भी हो रही हैं, आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच भी जगह जगह से कह रहे हैं। लेकिन समय की थोड़ी पाबंदियां होती, मेरी तो समय की पाबंदियों के नाते मैं आज के कार्यक्रम को यहीं समापन करने की आज्ञा चाहूँगा। और दर्शकों, इस कार्यक्रम के अंत में अशफाक आमिर साहब के शेर के साथ में करना चाहूँगा। फरमाते हैं कि शहर खुशी का बस्ता देखी, जिसमें सबको हंसता देखें। यही उम्मीद रहे, यही आशा रहे, यही विश्वास रहे कि सब खुशहाल हों, सब तरक्की पसंद हों, सब एक दूसरे की सहायता करें। इन्हीं आशाओं और उम्मीदों के साथ में आज अनघा जी ने हमारा मार्गदर्शन किया, उसके लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने समय निकाला और हमारा मार्गदर्शन किया। क्योंकि इस तरह के अनुभव जानने के लिए बहुत लंबा सफर चलना पड़ता है, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं, और आपने अपने जीवन के उन उतार चढ़ावों को, उन अवसरों को, उसका जो सार है वो हमें आज दिया है। उसके लिए मैं हृदय से आपका अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करूंगा पुनः इस मंच के ऊपर आपके आतिथ्य का सौभाग्य मिलेगा और हमारे दर्शकों को उनके सवालों का जवाब भी मिलेगा। दर्शकों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस कार्यक्रम से जुड़े और अनघा जी के जरिए आपके जो सवालों के समाधान हुए हैं उसके लिए मैं आपके तरफ से अनघा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अनघा जी। थैंक यू।